स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। आज हम लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के इतिहास का पिछले क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग फिर 5 क्वेश्चन करेंगे। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि अभिलेख किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा किसी भी ठोस वस्तु पर खुदाई कर लिखी सामग्री को अभिलेख कहते हैं। यानी किसी भी ठोस वस्तु आप समझते हैं, वो तो या तो धातु होगा, या तो पत्थर होगा, या तो मिट्टी का बना हुआ बर्तन होगा, या कहने का मतलब है लकड़ी है, उस पर जो उकेड़ के लिखी जाती है। जो भी ठोस वस्तु है उस पर लिखी जाएगी, उसको हम कहेंगे अभिलेख। तो अभिलेख किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि किसी भी ठोस वस्तु पर खुदाई कर लिखी सामग्री को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां खुदी हुई होती हैं। तो अभिलेख जो होती है उस पर बहुत से राजाओं ने अपने कार्यकाल में जो जो अच्छे अच्छे काम किए उसको लिखवाया, ठीक है ना। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें कही उसको जो उकेर के लिखा जाता है ठोस वस्तु पे, उसे ही हम अभिलेख कहते हैं। तो फिर देखते हैं कि क्वेश्चन है अभिलेख किसे कहते हैं। तो उसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो ये किसी भी ठोस वस्तु पर खुदाई कर लिखी सामग्री को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां खुदी हुई होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सेल्यूकस कौन था, उसका संक्षिप्त परिचय दे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सेल्यूकस कौन था, उसका संक्षिप्त परिचय दे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि सेल्यूकस जो पहले जान लीजिए, सेल्यूकस जो था उसका पूरा नाम था सेल्यूकस एक्सजाइट निकेटर। जो सिकंदर जो था उसका योग्य सेनापति था, उसके सेनापतियों में से एक था। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सेल्यूकस एक्सजाइट निकेटर सिकंदर के सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था, जो उसकी मृत्यु के बाद यानी सिकंदर के मृत्यु के बाद भारत के विजित क्षेत्रों यानी भारत के जिस जिस क्षेत्र पर सिकंदर ने विजय हासिल की थी उसके विजित क्षेत्रों पर उसका उत्तराधिकारी बना। यानी सिकंदर के मृत्यु के बाद सेल्यूकस उस जो जगह को जीता था सिकंदर, उस पे उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस मकसद से उसने भारत पर पुनः आक्रमण किया। सिकंदर भारत के जिस भाग को जीते हुआ था वो चाहा कि हम भी आक्रमण करके इस पे जीतते हैं, लेकिन उसका मकसद कामयाब नहीं हुआ। वो आक्रमण किया पर मगध के महानतम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने से उसका सामना हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया, ठीक है। और तो इसका आंसर हम इस तरह से सजा के लिखेंगे कि सेल्यूकस एक्सजाइट निकेटर सिकंदर के सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था, जो उसकी मृत्यु के बाद भारत के विजित क्षेत्रों पर उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस मकसद से उसने भारत पर पुनः आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराकर विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है आपका कि 8वां नंबर क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। तो ये हम जानते हैं कि ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि महाभारत युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया
उन्हीं उपदेशों के संग्रह को श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। यानी महाभारत का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के विषय से संबंधित बहुत सी बातें बताई, और उन्होंने जो जो बातें बताई उसी को एक जगह संग्रह किया गया। यही कहलाया श्रीमद् भगवद गीता। तो इसका आंसर हम इस तरह सजा के लिखेंगे कि महाभारत युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, उन्हीं उपदेशों के संग्रह को श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज सन 2022 से, यानी आज से लगभग 5560 वर्ष पहले गीता जी का ज्ञान बोला गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि गोत्र शब्द से आप क्या समझते हैं। गोत्र शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि गोत्र संस्कृत का शब्द है जिसमें गो से तात्पर्य हमारी इंद्रियां से है, और त्र रक्षा को दर्शाता है। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में गोत्र प्रथा अस्तित्व में आया। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। यानी जो एक गोत्र के जो भी सदस्य होंगे, ठीक है, आज भी हिंदू धर्मों में जो शादी विवाह होते हैं उसमें गोत्र को देखा जाता है। तो एक गोत्र वाले, वो अगर एक गोत्र में शादी होगी तो वो भाई बहन माने जाएंगे। इसलिए आज भी एक गोत्र में शादी नहीं की जाती है। तो इसका आंसर फिर से हम समझते हैं कि गोत्र शब्द से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा कि गोत्र संस्कृत का शब्द है जिसमें गो से तात्पर्य हमारी इंद्रियां से है, और त्र रक्षा को दर्शाता है। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में गोत्र प्रथा अस्तित्व में आया। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है आपका वैदिक काल में, जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था प्राचीन और मध्यकालीन युग के भारतीय ग्रंथों में चर्चित 4 उम्र के आधार पर बांटी गई हैं। हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था प्राचीन और मध्यकालीन युग के भारतीय ग्रंथों में चर्चित 4 उम्र के आधार पर बांटी गई हैं। 4 आश्रम जो है वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, प्रस्थ तथा संन्यास हैं। फिर देखते हैं कि हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था प्राचीन और मध्यकालीन युग के भारतीय ग्रंथों में चर्चित 4 उम्र के आधार पर बांटी गई हैं। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन में अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे लाभ उठावें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।